आइए आज हम समझते हैं कि हमारे शरीर की पाचन तंत्र कैसे काम करती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है शुरू से लेकर के अंत तक। कि हमारा भोजन पचता कहाँ से है, कहाँ पे पूर्णतः पच जाता है, पचने की क्रिया में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, किस एंजाइम का भोजन को पचाने में कौन सा काम है, सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। अगर हम बात करें अपने भोजन के पचने की क्रिया की, तो हमारा भोजन हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है और अंततः भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। अब छोटी आंत के बाद जितने भी अंग होते हैं वो भोजन में से ऊर्जा निकालने का काम करते हैं, फिर खराब भोजन को मलाशय में भेज देते हैं और हम लैट्रिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं, जो कि अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगर हम बात करें अपने भोजन की, तो हमारा भोजन शुरू कहाँ से होता है भैया? तो हमारे मुख से। बायोलॉजी की भाषा में इस मुंह यानी कि इस मुख को मुख न कह करके, मुंह को मुंह न कह करके मुख गुहा बोलता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से। यहाँ से शुरू होता है, फिर हम जैसे ही मुंह में किसी चीज़ को खाते हैं तो यहाँ पे पचना शुरू हो जाता है। लार वगैरह सब यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है, सलाइवा वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। तो जब भोजन यहाँ पे लेते हैं तो फिर यहाँ से निकलते हैं अंदर। अब यहाँ से यहाँ पे पूरा पेट तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। पेट में ना छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है, वहाँ पे सीकम भी है, यानी कि बहुत सारी क्रिया हैं। तो उन सब के बाद भोजन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कहाँ जाता है? मलाशय तक जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा भोजन जाता है मुख गुहा में, यानी कि हमारे मुख में। उसके बाद जाता है ग्रास नली, यानी कि इस वाले नली में जाता है। फिर इसके बाद अमाशय, छाती के जस्ट नीचे, यानी कि हमारा जहाँ पे ये छाती है ना, छाती वाले यानी कि जहाँ पे हमारा हाड़ खत्म हुआ, तो बीच में जो हमारा ये दब रहा है पेट, इसी को हम लोग बोलते हैं पेट। नाभि के नीचे ये, नाभि के ऊपर ये पेट होता है, तो इस वाले पेट में जाता है। पेट के बाद छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं पचौनी, देहात में पचौनी बोलते हैं। तो छोटी आंत के बाद जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद भोजन में से जितने भी एनर्जेटिक चीज़ होते हैं उन सबको अवशोषित करके ना भोजन को आगे भेज दिया जाता है और हो जाता है हमारे मलाशय में, यानी कि गुदा में। तो इस प्रक्रिया को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले भोजन हमारे मुख में जाता है, जैसे हम खाते हैं, तो फिर उसके बाद ग्रास नली में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, ऐसे करके फिर वहाँ पे गुदा में जाता है। देखिए, मुख गुहा ये वाला है ना, ग्रास नली। मुख गुहा, ग्रास नली। फिर इसके बाद हमारा ये हो गया अमाशय। ये वाला क्या हो गया? अमाशय हो गया, जो कि छाती के यहाँ पे हमारा छाती हो गया पूरा इसके बीच में है, ठीक है, अमाशय में। अब अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, फिर इसके बाद बड़ी आंत में जाता है ना, फिर इसके बाद वहाँ पे भोजन पूर्णतः हमारे लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। देखिए, जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारे मुख में अचानक भोजन को अंदर लिए, अचानक अंदर नहीं लेते हैं। भोजन को खाएंगे पहले, उसके बाद चबाएंगे, भोजन में लार को मिलाएंगे। हमारे शरीर में प्रतिदिन ना, अगर हम बात करें अपने मुख की, तो हमारे मुख में प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर लार बनते हैं। 1.5 से 2 लीटर लार बनते हैं, जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। कितना लार बनता है भैया? तो 1.5 से 2 लीटर लार बनता है हमारे शरीर में। अब देखिए, हमारे शरीर में, यानी कि कह सकते हैं हम अपने मुख की बात करें, तो हमारे मुख में सबसे अधिक लार बनता है टाइलिन। कौन सा बनता है? टाइलिन बनता है ना। और तरह तरह के लार बनते हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गया ना, यहाँ पे लाइसोजाइम, म्यूलिन, माल्टोज। देखिए, जो भी हम भोजन करते हैं वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ खराब कीटाणु मिले होते हैं। तो हमारे मुंह में एगो होता है लार, जो कि होता है लाइसोजाइम। यह खराब कीटाणुओं को मारने का काम करता है। जैसे हम कुछ भी भोजन खाएं और उसमें कोई भी खराब कीटाणु है तो उसको मार देगा, कौन? लाइसोजाइम। और म्यूलिन भोजन को चिपचिपा कर देता है। क्या करता है? तो चिपचिपा कर देता है। जैसे हम जो भोजन खाए हैं और जैसे चबा करके थूकेंगे ऐसे, तो वह चिपचिपा हो जाएगा, उसका रंग एकदम बेरंग हो जाएगा पूरी तरह से। तो उस भोजन को चिपचिपा किया कौन? तो म्यूलिन। भोजन में से कीटाणु को मारा कौन? तो लाइसोजाइम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये दोनों हो गए। अब देखिए, माल्टोज एगो तो हमारा लार है और एक टाइलिन है। तो इन दोनों का काम है भोजन को शर्करा बनाना। अब यहाँ पे कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शर्करा मंड होता क्या है। तो देखिए, जितना रूखरा चीज आप खाते हैं, जितना क्या रूखर चीज आप खाते हैं ना, जो कि खुरदुरा होता है, जैसे हो गया रोटी हो गया ना, जैसे खुरदुरा होगा, जैसे मकया हो गया, रोटी हो गया, मक्का हो गया ना,
इन सब चीज़ों को हम खाते हैं मुंह में तो ज़्यादा समय तक इनको अपने मुंह में चबाना पड़ता है। जैसे आप भात खाइए तो उसको आप लोग कम समय तक अपने मुंह में चबाइएगा, और रोटी खाइएगा तो उसको आप लोग ज़्यादा समय तक ना, भात की अपेक्षा ज़्यादा समय तक आप लोग उसको अपने मुंह में चबाइएगा। अब खाइए आप लोग मैदा का पूड़ी, वह चिकना होता है, एकदम चिकना होता है, तो उसको हमारे मुंह में लिया तो जाता है लेकिन बहुत ही कम समय तक उसको हम लोग चबाते हैं, तुरंत उसको निगल लिया जाता है क्योंकि वो चिकना होता है। तो भोजन के जैसे हम जो भोजन खाते हैं उसमें जो रुखरापन होता है, जो खुरदुरापन होता है, उस खुरदुरेपन को ना चिकनाहट में कहिए या फिर शर्करा में बदल देता है कौन, तो टाइलिन। तो टाइलिन हमारे शरीर में यानी कि हमारे मुंह में सबसे अधिक बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक बनने वाला लार टाइलिन है। अब देखिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ दिया कि हमारे शरीर की यानी कि हमारे मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां बनती हैं, तो 3 जोड़ी। कितने जोड़ी लार ग्रंथि बनती है, तो 3 जोड़ी। कौन कौन सी, तो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, इन सब में सबसे बड़ा होता है पैरोटिड, उसके बाद होता है सब मैक्सिलरी, उसके बाद हमारा होता है सबलिंगुअल। पैरोटिड को हम लोग अधोहुन, सब मैक्सिलरी को अधो मैक्सिला एंड सबलिंगुअल को हम लोग अधो जिह्वा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पैरोटिड जो हमारा होता है वो हमारे मुंह में कान की तरफ से निकलता है, दोनों कान की तरफ से। जैसे यहाँ कान मतलब यहाँ से नहीं निकलता है, अंदर वाले हिस्से से कान जहाँ पर हमारा है तो कोना में से एकदम निकलता है कौन सा, पैरोटिड। जब यही निकलना बंद हो जाता है, हमारा ये पैरोटिड ग्रंथि निकलना बंद हो जाता है, इस ग्रंथि से लार निकलना बंद हो जाता है, तो यही हमारा पूरा इसमें हो जाता है सूजन, यह पूरा फूल जाता है ऐसे। तो लोग बोलते हैं गलसुआ रोग हो गया है। तो गलसुआ रोग अलग से नहीं होता है, यही निकलना बंद हो जाता है, या फिर यहाँ पे कहीं चोट वोट लग जाता है पूरा अच्छे तरीके से, तो ये निकलना बंद हो जाता है, इसमें सूजन आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे गलसुआ रोग हो जाता है ना। और सांप वगैरह जो होते हैं, इन सांप वगैरह में पैरोटिड ग्रंथि ही पाई जाती है। जितने भी जहरीले सांप आप लोग देख लीजिए, जो ग्रंथि हम लोगों में पाए जाएंगे ना, हम लोगों में कौन सी ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। तो पैरोटिड ग्रंथि में से जो लार हमारे मुंह से निकलता है, यही लार यही ग्रंथि सांप में भी होता है, लेकिन सांप में यही लार यही ग्रंथि पॉइजन का काम करती है, इसीलिए न सांप काटते हैं तो यही लार हमारे शरीर में आता है तो वहाँ पे जहर का काम करता है। तो सांप में कोई अलग से नहीं होता है, बस यही होता है कौन सा, पैरोटिड ग्रंथि। तो पैरोटिड ग्रंथि यहाँ से कोना से निकलता है, कहाँ से निकलता है, कोना यानी कि कान से निकलता है, ठीक है ना। अब देखिए, सब मैक्सिलरी की बात करें अगर हम लोग, तो हमारे दोनों जबड़ों के बीच से निकलता है, कहाँ से, बीच यानी कि यहाँ से निकलता है, दोनों जबड़ों के बीच से निकलता है। अगर हम बात करें अपने जबड़े की, तो हमारा निचला जबड़ा ज़्यादा मूव करता है, जैसे देखिए ज़्यादा मूव कर रहा है, ये अब ये नहीं हिलेगा, ये हिलेगा, हिल रहा है ना, मतलब ये वाला ज़्यादा मूव करता है। तो निचले जबड़े और ऊपरे जबड़े के बीच में से निकलता है सब मैक्सिलरी यानी कि अधो मैक्सिला लार ग्रंथि। और सब लिंगुअल हमारे जीभों के यानी कि जीभ के साइड से, हाँ साइड से निकलता है, कौन सा, सब लिंगुअल। तो सबसे छोटा लार ग्रंथि सब लिंगुअल, सबसे बड़ा लार ग्रंथि पैरोटिड। सांपों में कौन सा होता है, पैरोटिड। हमारे शरीर में कौन सा होता है, पैरोटिड। सबसे अधिक लार कौन सा है, टाइलिन। भोजन को चिपचिपा बनाता है, म्यूलिन। भोजन में से कीटाणु को मारता है, लाइसोजाइम। तो ये हमारे मुख गुहा का भाग हो गया कि हम जब भोजन को अंदर लिए तो मुख में कौन कौन सी क्रिया हुई। अभी तक हमारा भोजन पचना नहीं है, बस पचना शुरू हुआ है। हम भोजन को अंदर लिए तो भोजन में से कीटाणु मर गया, भोजन चिपचिपा हो गया, भोजन जो है रुखरापन को यहाँ पे चिकना बना दिया गया टाइटिन और मल्टोज के द्वारा। तो ये जब जाएगा हमारे शरीर में आगे जाएगा तो ग्रास नली, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रास नली। ये हमारा मुख गुहा, ये हो गया हमारा ग्रास नली। तो ग्रास नली की जो लंबाई है वो 10 इंच होती है। कितनी होती है, 10 इंच होती है, 10 इंच होती है। अब देखिए, ये जो ग्रास नली है ना, यह सीधा नहीं है। जैसे अगर ये सीधा होता तो हम भोजन को खाते तो ढब ढब पेट में गिरता, आवाज़ आती, ढब ढब की आवाज़ आती यहाँ पे, अगर ये सीधा होता तो। लेकिन ये ग्रास नली सीधा नहीं है, यह क्या है, तो हल्का सा टेढ़ा यानी कि हल्का सा मूविंग है। क्या है, हल्का सा बस मूविंग यहाँ पे है, तो यह सीधा नहीं है। तो ग्रास नली सीधा नहीं है, इसकी लंबाई है 10 इंच। पूरे अगर पूछ दिया आप लोगों से कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट होती है। कितनी होती है, 32 फीट होती है, यानी कि लगभग 8 से 10 मीटर।
ठीक है, 8 से 10 मीटर यहाँ पे ये होती है, और फीट में पूछेगा तो 32 फीट होती है। अब देखिए हमारा भोजन दो तरीके से पचता है, एक आहार नाल के माध्यम से, जैसे ये हमारा हो गया, ये पूरा हमारा आहार नाल है, चमड़े को हम लोग बोलते हैं आहार नाल, ये चमड़ा है तो आहार नाल, ये चमड़ा है अंदर तो आहार नाल। लेकिन चमड़े के अंदर से जो एंजाइम निकलते हैं, अंदर से जो एंजाइम निकलते हैं, जो भी ना पाचक रस निकलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एक हमारा होता है आहार नाल जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और जहाँ से रस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे तो डाइजेस्टिव ग्लैंड ना, नहीं डाइजेस्टिव कैनाल। तो जहाँ से रस निकलता है डाइजेस्टिव कैनाल, जहाँ से भोजन खाली जाता है अंदर, वहाँ पे आगे बढ़ता जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो भोजन का पाचन दो तरीके से, एक आहार नल के माध्यम से और एक पाचन ग्रंथि के माध्यम से। तो अगर अंदर जाएगा तो पाचक रस निकलेगा, उसको लोग बोलेंगे पाचक ग्रंथि, ये ना डाइजेस्टिव कैनाल। और भोजन जहाँ से हम लोग खाएंगे, जहाँ पे पचेगा, उसको लोग बोलेंगे ना यहाँ पे आहार नाल, और उसकी लंबाई होती है 32 फीट 8 से 10 मीटर। अब देखिए ये हमारा हो गया ग्रास नली, ये हो गया हमारा मुख गुहा ग्रास नली, मुख गुहा ग्रास नली, मुख गुहा ग्रास नली, मुख गुहा ग्रास नली। अब ये ग्रास नली काम क्या करता है कि भोजन को धीरे धीरे अंदर लेके जाता है। क्या करता है, भोजन को धीरे धीरे खाए यहाँ पे तो धीरे धीरे अंदर लेकर के जाएगा। चूंकि ये चाम का बना होता है, इसलिए आप कितनों खाते हैं तो इसमें अंदर आप लोग निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, यह बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब यही ग्लैंड यानी कि यही जैसे ग्रास नली जो है, यही ग्रास नली जब भोजन को अंदर पेट में ढकेलता है तो पेट से भोजन बाहर न आए, पेट से भोजन बाहर न आए ना, इसके लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, यानी कि एक वाशर लगे होते हैं। तो इस ग्रास नली से भोजन जब पेट में जाएगा, भोजन जब पेट में जाएगा तो यह भोजन बाहर न आए, इसी को बाहर न भेजने के लिए एक वाशर लगा होता है जिसका नाम है स्प्रिंक्टर वाशर, यानी कि स्प्रिंक्टर, जिसका नाम क्या है स्प्रिंक्टर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि ग्रास नली से अमाशय में जब भोजन जाता है तो अमाशय से भोजन पुनः ग्रास नली में क्यों नहीं आ पाता है, तो स्प्रिंक्टर नामक वाल्व के कारण। जैसे ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रास नली और अमाशय के बीच में कौन सा वाल्व लगा होता है, तो यहाँ पे स्प्रिंक्टर वाल्व, जो कि भोजन को बाहर नहीं आने देता है। यह अंदर की ओर खुला हुआ होता है, नीचे की ओर खुला हुआ होता है, ऐसे होता है। देखिए ये ना ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ से कुछ डालेंगे तो ये खुल जाएगा अंदर, फिर ये बंद हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग उल्टी वगैरह करते हैं तो ज़्यादा हुमच के आता है प्रेशर, तो यही पूरा खुल जाता है आराम से वहाँ पे होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गई कि हमारा भोजन सबसे पहले मुंह में जाता है। मुंह में 3 तरह की लार ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड जो कि सांप में जहर का काम करती है। सबसे छोटी लार ग्रंथि यहाँ पे हमारा हो गया सब लिंगुअल, जो कि यहाँ पे सबसे छोटी जीभ के माध्यम से निकलती है। हमारे मुंह में 4 तरह के लार निकलते हैं, लाइसोजाइम, म्यूलिन, माल्टोज और टाइलिन। सबसे अधिक टाइलिन निकलता है जो कि भोजन को शर्करा बनाता है ना, और सबसे अधिक कीटाणुओं को मारने वाला एंजाइम होता है हमारा लाइसोजाइम। सबसे अधिक भोजन को चिपचिपा करता है म्यूलिन। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट। अब देखिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को जाना पड़ेगा अब अमाशय में, क्योंकि हम लोगों ने भोजन का पाचन अपने मुंह में देख लिया और ग्रास नली में देख लिया। एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखिए कि हमारे भोजन का पाचन शुरू तो होता है मुंह से, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख गुहा, लेकिन इस ग्रास नली में हमारे भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से यह पूछेगा जरूर कि हमारे भोजन का, यानी कि हमारा भोजन वहाँ जाता तो जरूर है लेकिन पचता नहीं, ऐसा कौन सा भाग है, तो ग्रास नली। कौन सा भाग है, ग्रास नली, जहाँ पे हमारा भोजन जाता तो है लेकिन पचता नहीं है। ग्रास नली सीधी न होकर के बल्कि हल्का सा टेढ़ी है, क्या है, इसलिए हमारा भोजन धीरे धीरे जाता है नीचे। अगर यह ऐसे अचानक आएगा तो धब धब की आवाज़ आएगी यहाँ पे, इसीलिए हमारा भोजन जो है वो ग्रास नली से धीरे धीरे अंदर जाता है।
और ग्रास नली और अमाशय, देखिए अमाशय को हम लोग बायोलॉजी यानी कि पेट को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में अमाशय बोलते हैं। तो अमाशय बोलिए चाहे पेट बोलिए, वो बात ही एक ही है, चाहे इसको स्टोमच बोलिए। अब देखिए इस अमाशय से यानी कि पेट से इस ग्रास नली में भोजन न आए, यानी कि ग्रास नली और अमाशय के बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर वाल्व। ये हमारा हो गया अमाशय, ये पूरा हमारा क्या है अमाशय है, ये हमारा हो गया ग्रास नली ना। अब इसमें समझते हैं कि हमारे पेट में भोजन कैसे कैसे पचता है। पेट के 3 भाग होते हैं। एक भाग का नाम है कार्डियक, क्या नाम है कार्डियक, जो कि शुरू में होता है, यह दिल के पास होता है। कहाँ होता है, दिल के पास होता है, यहाँ पे होता है कार्डियक, इसके नीचे होता है, ठीक है। कार्डियक के बाद आता है फंडिक, कार्डियक के बाद आता है फंडिक, कार्डियक के बाद फंडिक, कार्डियक के बाद फंडिक, उसके बाद आता है पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक। ये 3 गो भाग हो गया, क्या है, ये 3 गो हमारा भाग है। कार्डियक ये एक अलग हो गया, ये अलग भाग है, ये अलग भाग है। तो अमाशय के कितने भाग, 3 भाग, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक ना। अब देखिए हमारे इस जब हमारा जो भोजन ग्रास नली से स्फिंक्टर वाल्व को पार करके जब अंदर आता है तो सबसे पहले हमारे भोजन में मिलता है HCl अम्ल। क्या मिलता है, HCl अम्ल। तो हमारे भोजन को अम्लीयता प्राप्त होती है कहाँ पे, तो पेट में, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उस वाले भोजन में अम्लीयता यानी कि कड़वाहट कह सकते हैं प्राप्त होती है कहाँ से, तो कार्डियक में यानी कि स्टोमच में, पेट में, अमाशय में कह सकते हैं, ठीक है। ये स्टोमच पेट अमाशय ये एक ही का नाम है, पेट का ही नाम है यार। अब इसको पेट को हम लोग स्टोमच कहें, चाहे अमाशय कहें, चाहे पेट कहें, चाहे तोन कहें, बात एक ही है, बस आप लोग इसको समझिएगा बात को। पेट के कितने भाग, 3 भाग, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक। कार्डियक वाले भाग में HCl अम्ल होता है, क्या होता है, HCl अम्ल होता है, और वह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। कौन सा, तो HCl अम्ल। कभी कभी हम बहुत बेजोड़ उल्टी कर देते हैं, तो HCl अम्ल ना इतना खतरनाक होता है कि यह कड़वा मतलब यह जला बहुत खतरनाक अम्ल होता है यह। अगर यह हमारे त्वचा पर पड़ जाएगा HCl अम्ल तो इसको जला देगा। तो अब आप लोग बोलिएगा कि भैया ये त्वचा पर पड़ेगा तो जला देगा, तो ये पेट में कैसे है, बात में दम है आप लोगों की। जब ये त्वचा पे पड़ेगा तो त्वचा को जला देगा, तो ये HCl अम्ल पेट में क्या कर रहा है, तो पेट में ना, पेट के ऊपरी हिस्से पे एगो प्लास्टिक की पन्नी होती है, जैसे बारिश में आप लोग मड़ई के ऊपर डालते हैं तिरपाल, ताकि पानी नीचे ना आए ना, ताकि पानी क्या है, नीचे ना आए। उसी प्रकार से हमारे पेट में एक पन्नी होती है जिसका नाम है म्यूकोसा। म्यूलिन नहीं, म्यूलिन तो हमारे मुंह में बनता था, इसका नाम क्या है, म्यूकोसा नाम है। क्या नाम इसका है, म्यूकोसा, म्यूकोसा नाम है, जो कि हमारे पेट में, पेट के ऊपरी हिस्से पर यानी कि इस वाले हिस्से पर पाई जाती है। किस वाले हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर पाई जाती है। तो पेट के ऊपरी परत पर यानी कि अमाशय के ऊपरी परत पर पाए जाने वाली परत का नाम म्यूकोसा, जो कि हमारे पेट को बचाती है किस अम्ल से, HCl अम्ल से बचाती है। अब हमारे भोजन में यह HCl अम्ल तो मिल गया, जो कि भोजन को अम्लीय बना दिया। क्या कर दिया, भोजन को अम्लीय बना दिया। अब जब भोजन यहाँ पे अम्लीय हो गया तो ये हल्का सा और आगे बढ़ेगा, तो हमारे पेट में होता है रुजी यानी कि फंडिक, फंडिक में होता है रुजी। देखिए कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, ये पेट का 3 भाग है। कार्डियक में होता है HCl, फंडिक में होता है रुजी, और पाइलोरिक में होता है जठर ग्रंथि। सब के बारे में पढ़ेंगे लेकिन पेशेंस के साथ, कीप पेशेंस एंड द नेक्स्ट नाम। अब देखिए हमारे फंडिक वाले भाग में होती है रुजी। अब जब ये रुजी ना क्या करती है कि हमारे भोजन को रोकती है और धीरे धीरे आगे छोड़ती है। क्या करती है, धीरे धीरे आगे छोड़ती है। पहले ये धीरे धीरे हमारे शरीर में यानी कि पेट में लाया भोजन को, कौन, ग्रास नली स्फिंक्टर वाल्व के द्वारा। यहाँ पे HCl अम्ल मिला, यहाँ पे रुजी इसको रोकी। यह कांटेदार होती है, क्या होती है, तो कांटेदार होती है, यानी कि इस तरह से होती है। इस तरह से भोजन यहाँ पे आएगा, आगे बढ़ेगा, बस इसमें गिर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, इसमें गिर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, बस इसमें गिर जाएगा। यानी कि यह धीरे धीरे हमारे भोजन को आगे की ओर बढ़ाती है। जब हम खाना नहीं खाए रहते हैं, कभी कभी हम जब उपवास रहते हैं, कभी कभी हम जब खाना नहीं खाए रहते हैं, तो हमारे पेट के इस फंडिक वाले भाग की रुजियाँ जो हैं वह खड़ी हो जाती है। ऐसे थी ऐसे हो गई, तो
तो यही लगता है हमारा पेट पूरा गड़ने। अरे लोग बोलते हैं अरे पेट में हाथी कूद रहा है, कैसे क्या करें। तो हमारे पेट में हाथी छुआ नहीं कूदता है, बस ये फंडिक भाग का रुजिया खड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे था ऐसे हो गया। तो किस कारण से यह भोजन को मांगता है कि भोजन को आप दीजिए, हम खाए नहीं है 2 दिन से, हम भोजन को अपना काम नहीं किए हैं। कैसे आप लोग बता दिए। देखिए हमारे शरीर में हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, सब लोग अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, सब लोग काम कर रहा है, बशर्ते आप लोग अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शरीर में आप 2 दिन खाना मत खाइए, हमारा शरीर खोजेगा खाना, खाना कहाँ है, खाना लेके आओ, तो हम काम करेंगे, तब आपको जिंदा रहेंगे, तो फिर आपको मार देंगे। ठीक है, अब आप लोग खाना मत दीजिए तो मार देगा, खत्म कहानी हो जाएगी आप लोगों की। इसलिए आप लोग अपने काम के प्रति न समर्पित रहिए। ठीक है, अब देखिए, तो हमारे शरीर को अम्लीयता प्रदान करता है HCl अम्ल, कार्डियक वाले भाग में होता है। हमारे शरीर को रोक के रखता है 4 घंटे तक, कौन सा, तो रूजी। रूजी का काम क्या है कि 4 घंटे तक भोजन को रोक के रखता है। 4-5 घंटे के बाद हमको फिर से भूख लगती है, फिर से हम लोग को खाना चाहिए ना, यही हमको रोक के रखता है खाना को, रूजी वाला। तो रूजी क्या करता है, ये भोजन को रोक के रखता है। हम जब खाना नहीं खाते हैं तो ये खड़ा हो जाता है, ऐसे था ऐसे हो गया है ना, यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है ऐसे। अब देखिए यह जब रोक के रखा तो हल्का हल्का भोजन को आगे बढ़ाए, कि भोजन को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे पाइलोरिक वाले भाग के ऊपर कोनवा में एगो ग्रंथि होती है, एगो थैली होती है, थैली को हम लोग बोलते हैं ग्रंथि, एगो थैली होती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, आप लोग जठर थैली मत भूलिएगा, आप लोग इसको खाली समझिए, इसका नाम क्या है, जठर ग्रंथि। यह ग्रंथि से 2 तरह के रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, 2 तरह के रस निकलते हैं। यानी कि इस थैली से, इस जठर ग्रंथि से 2 तरह के रस निकलते हैं। एक का नाम होता है रेनिन और एक का नाम होता है पेप्सिन। एक का नाम होता है रेनिन और एक का नाम होता है पेप्सिन ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजाइम। ठीक है, इंजाइम ना। तो अब देखिए जठर ग्रंथि से 2 रस, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम है कि जो हम दूध पीते हैं उस दूध को दही में बनाता है। क्या करता है, दूध को दही में बनाता है रेनिन। इसीलिए बुढ़ौती में कहा जाता है कि दूध पर कम फोकस करो और दही पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है कि दूध जो हम पीते हैं एक्चुअली हमारे शरीर में दूध जा कर के दही ही बनता है। इसलिए आप लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप लोग दूध के बजाय दही पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि दही ही हमारे शरीर में बनती है, जो हम दूध पीते हैं वह दही बनता है लास्ट में जा करके। तो दूध को दही में कन्वर्ट करता है रेनिन, जठर ग्रंथि का रेनिन। और जो हम खाना खाए हुए रहते हैं उससे जो हम लोग को प्रोटीन मिलती है, उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। तो 2 रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध को दही में बदलना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना ना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। आप लोग याद रखिए कि यहाँ पे प्रोटीन अभी पूर्णतः पचा हुआ नहीं है, पूर्णतः पचा हुआ नहीं है, अभी प्रोटीन पचेगा जाके आगे। आगे जब हम बढ़ेंगे छोटी आंत में तो यहाँ पे प्रोटीन का होगा, पचेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जठर ग्रंथि से 2 रस, रेनिन पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध को दही में बदलना, पेप्सिन को पेप्टोन में बदलना। लेकिन जब यह जठर ग्रंथि खराब हो जाती है, यानी कि काम नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो हम लोगों को एक रोग होता है गैस्ट्रिक रोग। कौन सा रोग होता है, गैस्ट्रिक रोग होता है। मतलब पेट में गैस बनने लगेगा, पेट में क्या होगा, गैस बनने लगेगा। अब पेट में गैस काहे नहीं बनेगा भैया, प्रोटीन को पेप्टोन में कोई आगे पचा ही नहीं रहा है, दूध जो हम पी रहे हैं वो दही बनिए नहीं रहा है, यह काम नहीं कर रहा है। जब काम नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ होगा। आप एक मिस्त्री को पैसे दे रहे हैं और वो घर बना ही नहीं रहा है, मतलब पैसा बर्बाद हो रहा है। इसीलिए हम जो खाना खा रहे हैं वह पच ही नहीं रहा है, मतलब खाना का बर्बाद हो रहा है, पेट में गैस बन रहा है, जठर ग्रंथि काम नहीं कर रही है, गैस्ट्रिक रोग हो गया है आप लोगों को। तो जठर ग्रंथि जब काम नहीं करती है तो एक रोग होता है, कौन सा रोग, तो गैस्ट्रिक रोग होता है। आई होप आप लोग इसको यहाँ तक समझ गए होंगे। और हम थोड़ा सा बस और आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि लीवर कैसे काम करता है। यहीं पे होता है हमारा लीवर, यहाँ पे क्या होता है, लीवर, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है। देखिए यहाँ पे हमारा, इसको आप लोग एक लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे, इसको
और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जानने को मिलेगा कि आखिर ये भोजन पेट से आगे कैसे बढ़ता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझा था कि जब भोजन पेट में आया था तो HCl ने उसको अम्लीय कर दिया था। अब अम्लीय जब आएगा आगे 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 जब यहाँ पे जाएगा तो ये हमारा यहाँ से लेकर के ये पूरा हमारा छोटी आते हैं, क्या है, छोटी आते हैं, जिसको देहात में लोग बोलते हैं पचौनी। क्या बोलते हैं? पचौनी बोलते हैं। अब देखिए यह जो छोटी आंत होती है ना, यह शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई होती है करीब करीब 6 से 10 मीटर। और जो आप लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में ही वीडियो के, वह ग्रास नली थी, उसकी लंबाई थी करीब करीब 10 इंच। तो ग्रास नली की लंबाई 10 इंच होती है, पूरे आहार नल की लंबाई 32 फीट होती है, छोटी आंत की लंबाई होती है ना 6 से लेके 10 मीटर। अब देखिए सबसे चौड़ी अगर पूछा है कि सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो हमारा पेट। जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ेगा, कम खाना खाएंगे ये कम बढ़ेगा, चाप के खा लिए पूरा एकदम तो और बढ़ जाएगा, तो निकल जाए ऐसे एकदम पूरा ऐसे निकल जाएगा यहाँ पे। तो बस ये सबसे चौड़ी पेट, सबसे लंबा आहार नाल ना, सबसे चौड़ा आमाशय हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो भोजन यहाँ पे अम्लीय होकर के आगे के लिए आया था छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत इसको यहीं पे रोक देगा, भोजन को क्या करेगा, यहीं पे रोक देगा। अब इसको रोकने के बाद बोलेगा तुम है अम्लीय, तुम्हारे पास म्यूकोसा की परत है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया है वीडियो के कि अमाशय में क्या होता है, तो म्यूकोसा नाम की एक परत होती है। हमारे पेट में एक म्यूकोसा नाम की पन्नी होती है, एक प्लास्टिक एक चमकीला एक तिरपाल होता है, जो कि उस तिरपाल के बदौलत ये HCl अम्ल हमारे पेट को छेद नहीं कर पाता है। अगर कहीं वो तिरपाल फट जाएगा तो हमारा अमाशय फट जाएगा, कुल भोजन लद लद गिरेगा हमारे नीचे, यहाँ पे पूरा बर्बाद हो जाएगा हमारा शरीर। तो अमाशय में यानी कि हमारे पेट में कौन सी परत होती है, तो म्यूकोसा नाम की परत होती है। मुंह में कौन सा लाल होता है, तो म्यूलिन होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब यही म्यूकोसा इसमें केवल यहीं तक रहा है भैया, जब भोजनवा आगवा आएगा तो भोजन को इसको यहीं पे रोक दिया जाएगा, तुम आगे मत बढ़ो। काहे नहीं आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अम्लीय हो, भोजन क्या है, अम्लीय है। और छोटी आंत में म्यूकोसा नाम की परत है ही नहीं। जब म्यूकोसा नाम की परत नहीं है, भोजन अम्लीय है, HCl मिला हुआ है उसमें, तनिक भी आगे बढ़ेगा तो हमारा कुल पचौनी फाड़ देगा। और जब पचौनी फाटी तो भैया पूरा बवाल हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए छोटी आंत बोलता है कि ना ना तुम हमारे पास क्षारीय हो के आओ, तुम हमारे पास का हो के आओ, क्षारीय हो के आओ, यानी कि खट्टा होकर के आओ। तुम अभी कड़वा है, आएगा जला देगा हमको, हम कहाँ जाएंगे भैया। इसीलिए छोटी आंत बोलता है कि तुम हमारे पास का हो के आओ, तो क्षारीय होकर के आओ। तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, यहाँ पे एक लीवर है, क्या है, लीवर है, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत। सबसे अधिक कोशिका विभाजन यकृत में ही होता है ना। अब देखिए अब यह यकृत का काम क्या है, यकृत में बनता है पीत। क्या बनता है, पीत बनता है, एक पीले रंग का गाढ़ा होता है। अगर आप लोग मुर्गा की कटाई को देखे होंगे एकदम अच्छे तरीके से, तो उसके पचौनी में पीत होता है, वही पीत हमारे शरीर में भी होता है। अगर वह पीत पूरा फट जाएगा मुर्गा को काटते हुए, तो पूरा मांस को बर्बाद कर देगा, खाने पे तीता लगेगा एकदम वहाँ पे ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यह जो यकृत है इसका नाम क्या है, यकृत, इसका नाम क्या है, यकृत। अब ये जो यकृत है ना, यकृत में बनता है पीत, लेकिन यह पीत को स्टोर नहीं कर पाता। जैसे यह एक रसोईया है, यह खाना को बना दिया, लेकिन खाना को रखना कहाँ है इसको पते नहीं है। इसीलिए इसके यकृत के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पित्ताशय। इसका नाम क्या है, पित्ताशय। तो पीत बनता है यकृत में, पीत स्टोर होता है, यानी कि पीत जमा होता है पित्ताशय में। अब यही पित्ताशय में से जो पीत है वह धीरे धीरे आएगा, पूरे भोजन में मिल जाएगा, भोजन क्षारीय हो जाएगा, और तब भोजन आगे बढ़ेगा छोटी आंत में ना। तो पित्ताशय जो है कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। पित्ताशय, पीत यकृत में बनता है, पीत स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। तो पित्ताशय का काम क्या है, भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को क्या बनाना, क्षारीय बनाना। पित्ताशय का काम भोजन को क्षारीय बनाना, HCl का काम भोजन को अम्लीय बनाना। पेट में कौन सी परत होती है, म्यूकोसा परत होती है यहाँ पे। जब यहाँ पे यह क्षारीय हो जाएगा तब कहेगा हाँ अब आओ भोजन,
अब हमारे पास भोजन छोटी आंत में आएगा। अब समझते हैं छोटी आंत कैसे कैसे भोजन को यहाँ पे पचाता है। ठीक है, तब तक लीजिए आप लोग इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। अब देखिए आप लोग इसको समझिएगा कि इसी पित्ताशय में, जैसे जहाँ पे हमारा पित्त स्टोर होता है, इसी पित्ताशय में एक कैल्शियम ऑक्जिलेट नाम का एक काड़ा मांस इसमें ना बन जाता है पूरी तरीके से। इसमें क्या होता है, बन जाता है, एकदम काड़ा होता है, लेकिन यह मांस ही होता है लेकिन एकदम काड़ा होता है। यह इतना कड़ा होता है कि लगता है कि ईंटा बराबर है, बहुत कड़ा होता है ये। और इसी को हम लोग बोलते हैं पथरी। तो पथरी कहाँ बनता है, पित्ताशय में बनता है। और यही पथरी लगता है कभी कभी गड़ने, क्योंकि इधर से बना रहा है ये पीत यहाँ पे जमा करेगा। और यहाँ पे पहले से है कौची, कैल्शियम ऑक्जिलेट नाम की पथरी यहाँ पहले से है। अब ये भी है और पित्त आ रहा है तो दुखेगा ना। जैसे यहाँ पे कम स्पेस है, उसका ठूसते जाइए तो किसी न किसी को दर्द होगा यहाँ पे। तो पित्ताशय में पथरी पहले से होता है, पथरी में आ गया पित्त। और भी और दिक्कत, इसीलिए डॉक्टर क्या करता है कि इस पूरे पित्ताशय को काट के बाहर निकाल देता है। ना पित्ताशय रहेगा ना पथरी रहेगी, ना पित्ताशय रहेगा ना पथरी रहेगी। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया है, तो इसको हम लोग ना किरण से इसको मार देते हैं, किरण से इसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसको कहा था अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये पूरी तरह से पित्ताशय को काट कर हटा दिया जाता है। तो लोग बोलते हैं पेट में पथरी है। पेट में पथरी नहीं है, पेट के बगल में यकृत के पित्ताशय में पथरी होता है, पेट में पथरी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जब ये पित्ताशय हट जाता है, यह क्या होता है, पित्ताशय जब हट जाता है तो यकृत में जो भी पित्त बनते हैं, यकृत में जो भी पित्त बनते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे बनेंगे, सीधे मिल जाएंगे यहाँ पे। चाहे भोजन खाओ चाहे भोजन मत खाओ, बनेंगे सीधे मिल जाएंगे, आप भोजन खाओ चाहे मत खाओ। तो जिसका पित्ताशय का यानी कि जिसके पथरी का ऑपरेशन हो गया है, जिसका पित्ताशय निकल जाता है, उसके भोजन का पाचन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि बनेगा तुरंत इसमें आके गिर जाएगा नीचे, बनेगा पित्त तुरंत आके इसमें नीचे गिर जाएगा। क्योंकि जब नीचे गिर जाएगा, अब भोजन आइए नहीं रहा, तो भोजन कैसे भैया पच पाएगा, नहीं पच पाएगा यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे ये होता है। ठीक है, अब समझते हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को जानने को मिलेगा कि भैया छोटी आंत जो है वो भोजन को तो ले ली, क्योंकि ये क्षारीय होता है, यानी कि पित्ताशय यकृत में से जो पित्त निकला है और पित्ताशय से जो पित्त भोजन में मिला है वो भोजन को क्षारीय कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भोजन जब हम खाए, HCl मिला, अम्लीय हो गया, यहाँ पे 4 घंटे तक रुका। यहाँ से जठर ग्रंथि है जिससे 2 रस निकले थे, रेनिन और पेप्सिन। यहाँ से 2 रस निकले थे, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम था दूध को दही में बदलना, पेप्सिन का काम था पेप्सिन का काम था कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। हमने आपको उस टाइम पे बोला है कि पेप्टोन को आप लोग याद में रखिएगा, क्योंकि पेप्टोन बहुत ही जरूरी है। वो प्रोटीन अभी तक पूरी तरह से पचा नहीं है। अब देखिए जब ये छोटी आंत में आएगा तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम को हम लोग बोलते हैं पक्वाशय या फिर ग्रहणी, पक्वाशय या फिर ग्रहणी। ड्यूडेनम को हम लोग बोलते हैं पक्वाशय या फिर ग्रहणी ना। जेजुनम को बोलते हैं हम लोग अक्षुद्रांत ना। और इलियम को बोलते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, पक्वाशय ग्रहणी बोलते हैं डेडुनम को, अक्षुद्रांत बोलते हैं जेजुनम को, क्षुद्रांत बोलते हैं इलियम को। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि छोटी आंत यही ना हमारा है, इसको हम लोग बड़े को यहाँ पे कर दिए, बहुत बड़े को किए हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए बेसिकली एकदम अच्छे तरीके से। क्योंकि इतना डिफिकल्ट टॉपिक, इसमें नाम देखिए, आप लोग अगर मन से पढ़िएगा तो तुरंत आप लोग याद हो जाएगा तुरंत। ड्यूडेनम में ना कोई भी पाचन नहीं होता है, जेजुनम में भी कोई भी पाचन नहीं होता है। भोजन पूर्णतः पच जाता है छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। ये हो गया हमारा ड्यूडेनम, जो कि सबसे ऊपर होता है, जेजुनम बीच में होता है, इलियम सबसे नीचे होता है। तो ड्यूडेनम में कोई पाचन नहीं होता है, लेकिन ड्यूडेनम में 2 तरह से हार्मोन निकलते हैं, 2 तरह के वहाँ पे ना कह सकते हैं आदमी निकलते हैं। क्या 2 तरह के आदमी निकलते हैं ना, जो कि दूसरे का दरवाजा को खटखटाए कि नहीं हम आ गए हैं, अब हमको हमारा खाना दीजिए। हमने आपको बताया है कि भोजन यहाँ पे अम्लीय था, यहाँ से क्षारीय यकृत का पित्ताशय किया,
तो भैया पीत इसमें स्टोर था पहले ही से, पथरी आज न बना है। जब इसमें पथरी जब नहीं था, क्या था, जब इसमें पथरी नहीं था तो ये अच्छे तरीके से काम कर रहा था। यहाँ पे ये हमारा हो गया कनेक्टेड है। जब इसमें पथरी नहीं था तो इसमें पीत था। अब इसमें जब पीत था तो इसमें तो पीत स्टोर है, लेकिन खाना कब यहाँ पे आएगा इसको पता है नहीं। तो अब यहाँ से 2 आदमी निकलेंगे ड्यूडेनम से। यहाँ से कब आदमी निकलेंगे, 2 आदमी निकलेंगे। एक हो जाएगा यकृत के पास और एक हो जाएगा अग्नाशय के पास, यानी कि पैनक्रियाज के पास। एक आदमी का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जाएगा यकृत के पास और बोलेगा कि भोजन हमारा आ गया है, आप इस भोजन को क्षारीय बनाइए। समझ में आ रहा है? यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन डेड्यूनम से निकलता है और यकृत को इंक्रीज करता है, यकृत को बोलता है कि भैया भोजन आ गया है, उसको क्षारीय कीजिए। तो भोजन को क्षारीय करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ड्यूडेनम से। किसके पास जाता है, यकृत के पास जाता है, जो कि इसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन। अब सेम प्रोसेस होता है कि भोजन जब क्षारीय हो गया तो इसमें आएगा और फैल जाएगा। तो भोजन अभी तक पचा तो नहीं है, भोजन जब अभी तक पचा नहीं है, ड्यूडेनम से कोई एंजाइम निकलता नहीं है, जेजुनम में भोजन पचता नहीं है, तो भोजन को पचाएगा कौन। तो भोजन को पचाने के लिए लीवर के इधर, लीवर के अपोजिट साइड में, लीवर के विपरीत एक होता है हमारे शरीर में अग्नाशय, जो कि पेट के पीछे होता है। पेट को बोलते हैं अमाशय, पेट के पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं अग्नाशय ना। तो ड्यूडेनम के पीछे होता है अग्नाशय। अब इस अग्नाशय से 3 तरह के निकलते हैं एंजाइम। कितने तरह के, 3 तरह के निकलते हैं एंजाइम। देखिए, यकृत से निकला था पीत, पीत गया था पित्ताशय में, पित्ताशय में स्टोर था। उस स्टोर जब था तो उसको कौन बताएगा कि नहीं भोजन हमारे पास आ गया है, अब इसको हमको क्षारीय बनाइए भोजन को। तो यहाँ से गया था एक आदमी, उसका नाम था कोलेसिस्टोकाइनिन, यानी कि यह एंजाइम था, यानी कि हार्मोन था। तो हार्मोन गया था यहाँ पे। अब जब भोजन आगे बढ़ा इसमें, जब इसमें भोजन जब आके फैल गया, क्या हो गया, इसमें भोजन आके फैल गया। जब फैल गया भोजन, ड्यूडेनम में कुछ होता ही नहीं है, पचता ही नहीं है भोजन, जेजुनम में भोजन पचता ही नहीं है। तो भोजन को पचा के आगे भेजने के लिए कौन सहायक है, तो अग्नाशय काम आएगा। आप बोलेगा चाचा यहाँ पे एंजाइम था हमारा के। तो यहाँ पे ये अग्नाशय जो है ना, इससे 3 तरह के निकलेंगे एंजाइम। कितने तरह के, 3 तरह के। एक का नाम है लाइपेज, एक का नाम है इमाइलेज और एक का नाम है ट्रिप्सिन। तो लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, इसको आप लोग याद कर सकते हैं लैट, LAT, लैट ना, चाहे लात, लात यानी कि पैर को बोलते हैं लात। तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं। L से लाइपेज, A से इमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। अब देखिए, जो हम भोजन खाए थे उसमें कुछ तेलौं सामान खा लिए थे, यानी कि वसा वाली चीज़ खा लिए थे। जैसे तेल वगैरह खाते हैं हम लोग, बिना तेल के तो भोजन बनता ही नहीं है। तो तेल यानी कि वसा को पचाने का काम करता है लाइपेज। वसा को पचाने, यानी कि जो हम तेल खाते हैं भोजन में, उस तेल को पचाने का काम करता है लाइपेज। ठीक है। और जो हम भोजन में शर्करा खाए थे, यानी कि जो हम भोजन में रूखरा चीज़ खाए थे, जैसे रोटी वगैरह हो गया, जितना रूखर चीज़ खाते हैं भोजन में, उस रूखर चीज़ को सबसे पहले पचाया था टाइलिन मुंह में ही, लेकिन वो पूर्णतः नहीं पचा पाया था। उसके बाद भोजन आया यहाँ पे छोटी आंत में। छोटी आंत के से एक निकला था एंजाइम इमाइलेज। अब ये इमाइलेज क्या करता है कि उस शर्करा भोजन को और तोड़ देता है, यानी कि और छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है। तो सबसे पहले शर्करा भोजन कहाँ टूटता है, तो मुंह में, टाइलिन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे छोटी आंत में इमाइलेज के द्वारा। इमाइलेज कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। तो भोजन में जो तेलौं चीज़ होती है, जो भोजन में वसा होती है, उसको तोड़ देता है लाइपेज। भोजन में जो शर्करा होता है, जो भोजन में हम लोग जो चिकना चीज़ यानी कि रूखर चीज़ खाते हैं, जैसे रोटी वगैरह हो गया, वो सबको तोड़ देता है इमाइलेज। अब देखिए, अब आया बात यहाँ पे यानी कि प्रोटीन को। हमने आपको बताया था कि जो इस जठर अंग से निकला था पेप्सिन, इस पेप्सिन ने भोजन को पेप्टोन में बदला था। अब उसी पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेगा ट्रिप्सिन। तो इसी पेप्टोन को, यानी कि इसी पेप्टोन को पेप्टाइड, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन निकलता है जठर अंग से, ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से।
यहाँ बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये प्रोटीन पूर्णतः पचा नहीं है, सबसे कठिन होता है प्रोटीन को पचाना हमारे शरीर में, सबसे मुश्किल होता है। यह 3-4 जगह पचता है प्रोटीन। सबसे पहले पचा था यहाँ पे पाइलोरिक वाले भाग में, पेट के पाइलोरिक में जठर ग्रंथि, यहाँ से 2 एंजाइम निकले थे, रेनिन पेप्सिन। पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। अब इसी पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला है अग्नाशय का ट्रिप्सिन। अब ये जो पेप्टाइड है अब ये और आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, और आगे जाएगा। यहाँ पे तो भोजन पचेगा नहीं। यहाँ से 2 आदि में निकले थे, कोलेसिस्टोकाइनिन यकृत के लिए, सिक्रिटीन अग्नाशय के लिए, सिक्रिटीन अग्नाशय के लिए, कोलेसिस्टोकाइनिन यकृत के लिए। अब जब यही भोजन जाएगा इलियम वाले भाग में, कहाँ, इलियम वाले भाग में, तब यहाँ से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, बहुत सारे। कहाँ से, छोटी आंत के इलियम वाले भाग से। अब जो छोटी आंत के इलियम वाले भाग से अगर हम बात करें, जो एंजाइम निकलते हैं बहुत सारे होते हैं। एक होता है इरेप्सिन, एक होता है लाइपेज, मल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, बहुत सारे निकलते हैं इसमें से एंजाइम ना। तो जो पेप्टोन यहाँ पे पेप्टाइड में बदला था, इसी पेप्टाइड को पूरी तरीके से पचा देता है छोटी आंत का इलियम वाला भाग। इलियम वाले भाग में एगो निकलता है एंजाइम, उसका नाम होता है इरेप्सिन। तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले प्रोटीन को पेप्टोन में बदला पेप्सिन, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला ट्रिप्सिन, पेप्टाइड को पूरी तरीके से पचा दिया इरेप्सिन। इरेप्सिन निकला है छोटी आंत के इलियम से, ट्रिप्सिन निकला है अग्नाशय से, और पेप्सिन निकला है जठर ग्रंथि से। ठीक है, अग्नाशय को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन गया था, सिक्रेटिन। लीवर को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन गया था, कोलेसिस्टोकाइनिन। यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में आ गई, तब जाके आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे लगता है, छोटी आंत में ज़्यादा नहीं, बस प्रोटीन को लेकर के ना लड़कों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो प्रोटीन को सबसे पहले बदला था पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टोन को पेप्टाइड में, ट्रिप्सिन अग्नाशय से, पेप्टाइड को पूर्ण पचा दिया इरेप्सिन छोटी आंत के इलियम वाले भाग से। जो वसा लाइपेज जो है यहाँ पे तो आ गया, यानी कि तेलमुस चीज जल्दी पचता नहीं है, तेलमुस चीज जो हम खाते हैं जल्दी पचता नहीं है ना, इसीलिए तेलमुस चीज जो होता है वो बहुत चिकना होता है, तो जल्दी पचता नहीं है। तो तेलमुस चीज 2 जगह पचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वसा, 2 जगह पचता है। एक पचता है छोटी आंत के ड्यूडेनम में, जो कि अग्नाशय के लाइपेज से। अब यही वसा को आगे पचाता है छोटी आंत का लाइपेज। छोटी आंत के लाइपेज से भी छोटी आंत से भी निकलता है लाइपेज, और अग्नाशय से भी निकलता है लाइपेज, जो कि दोनों का काम क्या है, वसा को पचाना। बाकी आप लोग इसको याद रखिएगा, मल्टोज का काम है मल्टोज को पचाना, सुक्रोज का काम है सुक्रोज को पचाना। यानी कि अगर सबसे अधिक कहीं निकलता है एंजाइम तो वो छोटी आंत से ही निकलता है, और छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम को सकस इंट्रिकस कहा जाता है। कौन सी कहते हैं, छोटी आंत यानी कि इलियम वाले भाग से जितने भी निकलते हैं एंजाइम, इन सभी को सकस इंट्रिकस कहा जाता है, सकस इंट्रिकस कहा जाता है। तो छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम को सकस इंट्रिकस कहा जाता है। भोजन हमारा पूर्ण तरीके से पच चुका है, भोजन क्या है, पूरी तरीके से पच चुका है। अब भोजन से निकलेगा प्रोटीन जो है, ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो सब निकलेगा भोजन से, और उन सब का अवशोषण करेगा हमारा छोटी आंत का इलियम का बिलाई। तो देखिए, अगर आप लोगों से छोट मोट एग्जाम में ऐसे पूछता है कि छोटी आंत कहाँ पे पच जाता है, अरे भोजन कहाँ पे पच जाता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में भोजन पचता है, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हो गया, तो इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इलियम कोष्ठ ऑप्शन में होता ही नहीं है, वहाँ पे होता है बिलाई। क्या होता है, बिलाई ना। तो छोटी आंत के इलियम के बिलाई में भोजन पूर्ण तरीके से पच जाता है, जो कि नीचे होता है। यहाँ पे इस तरह की कुछ आकृति ऐसे होती है, यहाँ पे भोजन पूर्णतः पच जाता है। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा बड़ी आंत। क्या होता है, बड़ी आंत शुरू होता है, बड़ी आंत शुरू होता है यहाँ पे ऐसे करके कुछ। तो भोजन पच चुका है हमारा।
अब बाकी है भोजन से जल को निकालना, भोजन में कुछ मिलाना, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ ये हो गए सब। तो अब इसके बाद क्या होता है आइए समझते हैं। अब आइए हम समझते हैं बड़ी आंत के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका हमारा पाचन की प्रक्रिया पूर्णतः खत्म हो जाएगी। अब देखिए बड़ी आंत में क्या होता है, हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में नहीं कि यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद इसको हम लोग बड़ा करके यहाँ पे देखिए दिखाए हुए हैं। अगर हम बात करें छोटी आंत के बारे में, तो छोटी आंत में हमारा भोजन पच चुका है। अब जब भोजन पच चुका है तो उसके कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ होंगे जो कि बाहर की ओर जाएंगे। तो बाहर हमारा आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत आने से पहले आप लोगों को यह समझना है कि बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। एक हो गया सीकम, एक हो गया कोलोन, एक हो गया रेक्टम। बड़ी आंत के कितने भाग? 3 भाग, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम देखिए शुरू में सीकम, फिर ये इतना बड़ा है हमारा कोलोन, और ये इतना बड़ा थैली जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका नाम है रेक्टम। हमारा जो लैट्रिन होती है लास्ट में जो भोजन पच जाता है, और जो हमारा लैट्रिन होती है उस लैट्रिन का जमाव रेक्टम में ही होता है। ठीक है। अब देखिए जब हमारा भोजन छोटी आंत से पचकर बाहर जाता है यानी कि बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत में जाने से पहले हमारे शरीर में एक अंग है अपेंडिक्स। कौन सा अंग है? अपेंडिक्स। और सीकम हमारे पेट के दाहिनी ओर होती है, इस ओर होती है। देखिए इस ओर भी आप लोगों को दाहिनी ओर दिखाया गया होगा, तो ये दाहिनी ओर होती है। अपेंडिक्स भी हमारी दाहिनी ओर ही होती है। अब देखिए पहले के मानव क्या करते थे कि घास फूस खाते थे, घास फूस वगैरह ये सब खाते थे। तो उस टाइम पे हमारा अपेंडिक्स वर्क कर रहा था, यानी कि अपेंडिक्स काम कर रहा था। लेकिन अभी के समय में क्या है कि हम लोग घास फूस खाना छोड़ दिए हैं। जितना चिकन चीज़ हमको चाहिए, यानी कि जितना मतलब मज़ेदार चीज़ हम लोग को चाहिए खाने के लिए। तो पहले की मानो घास फूस ये सब मतलब जो भी मिलता था वे सब लोग खाते थे, तो इनका अपेंडिक्स काम करता था। अभी के मानो वो सब खा ही नहीं रहा है, अपेंडिक्स काम करना बंद कर दिया है। और जब भाई छोटी आंत से यही भोजन आगे बढ़ता है तो जाके अपेंडिक्स में फंस जाता है और वो काम ही नहीं कर रहा है। जाके फंस गया है, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो लगता है वही दम दर्द करने पेट के दाहिनी ओर। तो लोग बोलता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो वह अपेंडिक्स का ऑपरेशन कोई अलग से अपेंडिक्स नहीं आ गया है, वह पहले से पेट में था। आपके पेट में भी है, हमारे पेट में भी है। लेकिन पहले की मानो घास फूस सब खाते थे तो वह काम करता था। अब के मानो घास फूस खाना बंद कर दिया है तो अपेंडिक्स काम करना बंद कर दिया है। अब भाई जब भोजन आगे की ओर जाएगा, अब कभी कभी अपेंडिक्स में जाकर के भोजन फंस जाता है। अब जब भोजन फंसेगा, ज़्यादा फंसेगा, थोड़ा फंसेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा भोजन इसमें फंस जाएगा इस अपेंडिक्स में, तो यही लगता है दर्द करने। तो इसी का होता है ऑपरेशन, और इसी अपेंडिक्स को यहाँ से काट करके हटा दिया जाता है। इसी अपेंडिक्स को यहाँ से काट करके हटा दिया जाता है। तो लोग बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, वो सब में होता है अपेंडिक्स, लेकिन भोजन डिपेंड करता है कि भोजन उसमें फंसा है कि नहीं। अगर भोजन फंस गया तो अपेंडिक्स लगता है दर्द करने, तो उसी का होता है ऑपरेशन। उसको लोग काट करके डॉक्टर वहाँ पे हटा देता है। अपेंडिक्स के बाद भोजन जाता है सीकम में। कहाँ जाता है? सीकम में जाता है। और सीकम में जाने के बाद ये धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता है। अगर आप लोग देखिए छोटी आंत से गया भोजन सीकम में गया, यहाँ पे सीकम है तो सीकम में गया। सीकम के बाद धीरे 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 जाता है रेक्टम में। तो आप लोगों को लैट्रिन अचानक नहीं लगती है, पहले हल्का हल्का लगेगा। क्यों? जब तक ये पूरा भर ना जाए, क्योंकि सीकम में तो अपशिष्ट पदार्थ जमा हुआ है। यह धीरे धीरे जब जाएगी तो इसमें जब लैट्रिन में जब जमा होगा ना, अपशिष्ट पदार्थ जब जमा हो जाएंगे तब जाकर के ये भर जाएगा। तो वो पूरा जोड़ के लगेगा कि अरे जोड़ के लगल है लैट्रिन यहाँ पे। तो उसी वही बात है कि जब ये भरेगा नहीं तब तक आप लोग को लगेगी नहीं। ठीक है। अब देखिए बड़ी आंत में क्या होता है कि जो हम भोजन को खाए हुए रहते हैं, जो क्षारीय भोजन होता है, जो उसमें एंजाइम मिले हुए होते हैं, इन सब का होता है अवशोषण। क्योंकि सीकम में गया है, सीकम के बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो इस भोजन में जितने भी जल हैं उन सभी जलों को सोख लिया जाएगा। तो भोजन में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत के इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं
देखिए बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो सीकम शुरू में होता है, कोलोन सबसे बड़ा भाग, तो जो सीधा गया होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, जो ऐसे होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन ना, ट्रांसवर्स कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो कोलोन 3 टाइप के, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग ना। उसके बाद रेक्टम में जाएगा, एसेंडिंग नहीं, एसेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, रेक्टम। ठीक है। तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। क्या होता है? बड़ी आंत में होता है, और बड़ी आंत में ही विटामिन बी का निर्माण हुआ रहता है। और आप लोग बोलेगा सर हाई का, तो ये छोटी आंत है, ये वाला इसको बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे हमारा हो जाएगा अमाशय, यहाँ पे हो जाएगा हमारा यकृत, यहाँ पे हो जाएगा अग्नाशय, फिर ऊपर हमारा हो जाएगा ग्रास नली, फिर उसका हमारा मुख गुहा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा भोजन पूरी तरीके से पच चुका है। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे पाचन से संबंधित, कि पाचन में सबसे पहले होता क्या है, तो आप लोग पहले उसको समझ लीजिए। अब देखिए, अब आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि पाचन की कितनी अवस्था है, यानी कि हमारे शरीर में जो भोजन पचते हैं कितनी अवस्थाओं से पचते हैं। तो 5 अवस्थाओं से पचते हैं। सबसे पहले अंतःग्रहण यानी कि इंजेशन, हम किसी भी चीज़ को अपने मुंह में खाते हैं तो वह कहलाता है अंतःग्रहण, यानी कि हम ग्रहण करते हैं। इंजेशन यानी कि ग्रहण करते हैं, तो इंजेशन। ग्रहण के बाद हमारे शरीर में उसका होता है पाचन। जैसे पेट अपना काम करेगा, लीवर अपना काम करेगा, अग्नाशय अपना काम करेगा, छोटी आंत अपना काम करेगा, छोटी आंत का इलियम, जेजुनम जो भी है वो सब अपना काम करता है। तो उसका क्या होता है? पाचन होता है। जब पाचन हो जाता है तो बड़ी आंत में जाता है भोजन, और बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण, और जल के साथ साथ उस भोजन में जो ऊर्जाएं होती हैं वो कुछ ऊर्जाएं इलियम के बिलाई द्वारा खींच ली जाती है हमारे शरीर को देने के लिए, और कुछ ऊर्जाएं जल के माध्यम से बड़ी आंत में जाती है, जो कि बड़ी आंत में उसको खींच लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया अवशोषण। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों साथ ही साथ होते हैं। इसमें जल को खींच लिया जाने की, हमारे शरीर में ऊर्जा को खींच लिया जाता है, और ऊर्जा को खींचने के बाद हमारे पूरे शरीर में उस ऊर्जा को दे दिया जाता है, कहलाता है स्वांगीकरण। उसके बाद मल परित्याग, यानी कि हमको लगती है लैट्रिन। ठीक है। तो सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, डिफेक्शन। इंजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, डिफेक्शन, यानी कि अंतःग्रहण, फिर उसके बाद हमारा आएगा पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, उसके बाद मल परित्याग। अब जो हम लोग लैट्रिन करते हैं, उस लैट्रिन का जो रंग होता है वो किसके आधार पर होता है? तो हमारे रेक्टम में 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। एक का नाम है सार्कोबिलिन और एक का नाम है यूरोबिलिन। तो सार्कोबिलिन और यूरोबिलिन, इन 2 पदार्थ के कारण हमारे लैट्रिन का रंग ना भूरा होता है, यानी कि पीले रंग का होता है। ठीक है। और हमारे लैट्रिन में से जो बदबू आती है, जो गंदगी जो हमको स्मेल के तौर पे जो महकती है, वह ना इंडोल और अस्केटोल, ये 2 तरह के पदार्थ के कारण हमारे शरीर की जो लैट्रिन होती है वह महकती है। तो गंदगी जो है वह, यानी कि बदबू किसके द्वारा आती है? तो इंडोल और अस्केटोल के द्वारा। हमारे लैट्रिन का रंग किसके द्वारा आता है? सार्कोबिलिन और यूरोबिलिन के कारण हमारे गंदगी का रंग डिसाइड होता है। अब हमारा जो गंदगी है वह चिपचिपा बनता है, किसके कारण? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रंग के बारे में जाना, यहाँ पे हम लोगों ने बदबू के बारे में जाना, लेकिन हमारा जो गंदगी है वो चिपचिपा बनता है किसके कारण? तो हमने आपको बताया कि बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो रेक्टम में तो जमा होता है, सीकम में भी जमा होता है, लेकिन कोलोन में ना एक होता है पदार्थ जिसका नाम है म्यूकस, नहीं म्यूकोसा, इसका नाम है म्यूकस ही नाम है इसका बेसिकली, म्यूकस। क्या नाम है इसका? म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस ये कहाँ बनता है? तो कोलोन में बनता है म्यूकस। देखिए, एक होता है म्यूलिन, मुंह में बनता है, म्यूकोसा पेट में होता है, म्यूकस कोलोन में बनता है, बढ़िया से बनता है। हम जो लैट्रिन करते हैं उस लैट्रिन को चिपचिपा बनाता है बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग का म्यूकस, उसको चिपचिपा बनाएगा। कौन?
तो म्यूकस, जिसका म्यूकस कम बनता है उसके लैट्रिन का चिपचिपेपन कम होता है। और हम जो लैट्रिन करते हैं उसका रंग तय करता है सार्कोबिलिन और यूरोबिलिन। हम जो लैट्रिन करते हैं वो बदबू देता है, किसके कारण? तो इंडोल और अस्केटोल के कारण। ये आप लोग इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले भोजन पचता कहाँ पे है, शुरू कहाँ से होता है पचना? तो हमारे मुंह से, मुख गुहा से पूर्णतः पंच कहा जाता है। तो छोटी आंत के इलियम के बिलाई से जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ही विटामिन बी बनता है और बड़ी आंत में ही अपेंडिक्स बनता है, जिसको काट करके निकाल दिया जाता है यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को यह पूरी पाचन क्रिया समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको समझे होंगे एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन ढंग से। एंड हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।